स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मुद्दों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, अमरावती जिले के अचलपुर नगर परिषद के चुनाव को लेकर एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच में गठबंधन के बाद दावा किया जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस का भी गठबंधन हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये झूठी खबर जानबूझकर फैलाई गई ताकि टीम और बीजेपी के गठबंधन को न्यूट्रलाइज किया जाए। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सीटों के आंकड़े में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए मीम और बीजेपी ने एक दूसरे को गले लगाया और जमकर इलू इलू कर रहे थे। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सेकुलर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कट्टर विचारधारा की दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ में आकर हाथ मिलाने लगी। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अब सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया गया है दोस्तों, और क्या बड़ी साजिश की गई थी। इसी के साथ में शिंदे को एक बड़ा ऑफर दिया है उद्धव ठाकरे के सांसद ने, बताएंगे क्या बोल रहे हैं वो और एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट तब दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर देश है और कट्टरपंथी पार्टियों की राजनीति को पूरी तरीके से खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 22 और 23 तारीख को एक खबर फैलाई जाती है कि अमरावती जिले के अचलपुर के नगर परिषद के 41 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मीम के लोगों ने गठबंधन कर लिया है और एक दूसरे का साथ देकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और मीम के लोगों को तो कई सारी सीटों पर जीत भी मिल गया है दोस्तों। इसमें एक नाम और जोड़कर यानी कांग्रेस पार्टी का और नाम जोड़कर दावा किया जा रहा था कि इन तीनों ने गठबंधन बनाया है दोस्तों। इसके बाद जब डिटेल में जानकारी इकट्ठा की गई तो पता चला कि गोदी मीडिया ने जानबूझकर बीजेपी और मीम के गठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का नाम भी जोड़ दिया कि कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल है। जबकि दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर नगर परिषद के चुनाव के नतीजे जब आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, यानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी है। 41 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें 15 पार्षद कांग्रेस के जीत कर आए हैं, जबकि बीजेपी के मात्र 9 पार्षद जीत कर आए हैं और मीम के 3 पार्षद जीत कर आए हैं और निर्दलीय 10 जीत कर आए हैं। और प्रहार जनशक्ति पार्टी यानी बीजेपी की महिला नेत्री नवनीत राणा के पति रवि राणा की पार्टी प्रहार जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें मिली है और एनसीपी अजित पवार गुट को 2 सीटें मिली है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मेयर बनना चाहिए और सारे के सारे स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसे में आंकड़ा 15 का कांग्रेस के पार्टी के पास है दोस्तों, और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 21 पार्षदों की जरूरत थी, जबकि 6 पार्षदों की तलाश में कांग्रेस पार्टी निर्दलियों से बातचीत कर रही थी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 पार्षद के साथ साथ एआईएमआईएम यानी मीम के 3 पार्षदों को जोड़ लिया, आंकड़ा 12 पहुंच गया। इसके बाद 10 निर्दलियों को जोड़कर और अजित पवार गुट के साथ साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी के कुछ लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 22 के आंकड़े के साथ खुद का नगर अध्यक्ष बनाने के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इन लोगों को पोस्ट देने लगा दोस्तों। इसके बाद जो जानकारी आई उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के एवज में मीम के पार्षद को शिक्षा यानी एजुकेशन और स्पोर्ट से जुड़े हुए समिति के अंदर सभापति का पोस्ट दिया गया, हेड का पोस्ट दिया गया। बीजेपी के खुले समर्थन से यह पोस्ट मिला और अलग अलग समितियों के अंदर एआईएमआईएम को जमकर सपोर्ट दिया गया दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक भी समिति के अंदर अपना मेंबर बनाने की इजाजत नहीं मिली, यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में दूर दूर से कहीं भी जुड़ी हुई नहीं थी। यह रिपोर्ट टाइम्स नाउ की अपडेट के द्वारा दिया गया है, यानी बीजेपी और मीम का गठबंधन था दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक यहाँ कोई लेना देना नहीं था और क्योंकि भाजपा और मीम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं लेकिन साथ में मिलकर सरकार चलाते हुए स्टैंडिंग कमेटी में अपने लोगों को पोस्ट पर नियुक्त करवा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दोनों कट्टर विचारधारा की पार्टियां हैं और एक दूसरे का हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की राजनीति इनको सूट करती है दोस्तों। और कट्टर विचारधारा वाली पार्टियों का एक साथ समझौता करना और केवल इसलिए करना क्योंकि ये कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहते थे, इससे पता चलता है कि सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए किस लेवल पर ये दोनों पार्टियां उतर चुकी है। और जब यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए यानी कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसको हराने के लिए ये गठबंधन हुआ मीम और बीजेपी का, तो उसके बाद अब मुंह दिखाते हुए नहीं बन रहा है, ना तो मीम वालों का ना तो बीजेपी वालों का। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन सबको पता है कि कार्रवाई कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि अकोट के अंदर भी मीम और बीजेपी का गठबंधन बना था, वहां पर एक भी किसी पार्षद के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस पार्टी के 12 पार्षदों ने बीजेपी के लोगों को अंबरनाथ में सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने 12 के 12 पार्षदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया था और 0 पर कांग्रेस पार्टी आ गई। इसके बावजूद हटाया गया क्योंकि विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन मीम के लोगों ने अकोट में बीजेपी को सपोर्ट किया, वहां पर मीम वाले बोल रहे थे एक्शन लेंगे, लेकिन आज तक एक को भी हटाया नहीं गया। इससे पता चलता है कि कौन लोग अपनी विचारधारा को लेकर मजबूती से खड़े हैं और कौन फितना फैलाकर एक साथ सीटें जीतकर सेकुलर पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है दोनों पार्टियों की, जो अब खुलकर सबके सामने आ गई है, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता दोनों के हाथ मिलाने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत का संविधान सेकुलर है और विकास देश में तभी होगा जब सेकुलर पार्टी देश की सरकारों में आएंगी दोस्तों, और अगर फितना फैलाने वाली पार्टियां साथ में आएंगी तो देश इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
बीएमसी चुनाव के मद्देनजर आखिरी प्रयास करने शुरू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 29 तारीख को महानगर पालिका चुनाव के लिए मेयर पोस्ट को लेकर इलेक्शन होने जा रहा है और महिला उम्मीदवार को सारी पार्टियां आगे करेगी क्योंकि महिला सीट रिजर्व कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता और सांसद भास्कर जाधव ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बड़ी अपील की है। उन्होंने बीएमसी के मेयर पोस्ट के चुनाव से पहले शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए बोला है। अगर शिंदे शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समर्थन करते हैं तो शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के जन्म शताब्दी के मौके पर यह बात जाधव ने कहा। आगे वो कहते हैं कि बिल्कुल समर्थन देना चाहिए कि मान अपमान अहंकार हर चीज अलग रखकर हम लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए एकनाथ शिंदे जी को कि उद्धव ठाकरे जी का उम्मीदवार चुनाव जीते क्योंकि वो एक शिव सैनिक होगा और बाला साहब ठाकरे हमेशा से बीएमसी पर अपना कब्जा देखना चाहते थे, यानी शिव सैनिकों के द्वारा ही बीएमसी हमेशा से चलाई जाती रही है। तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को चलाने वाला व्यक्ति ही बीएमसी को चलाना चाहिए और उन्हीं के विचारों से आने वाला व्यक्ति पोस्ट संभालना चाहिए। ऐसे में जाधव ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे को देखना चाहिए कि वो अपने आप को एक शिव सैनिक बताते हैं और दावा करते हैं कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानते हैं। तो ऐसे में एक शिव सैनिक को आगे बढ़ाया जाए और शिंदे भी सपोर्ट करेंगे तो इससे एक शिव सैनिक बीएमसी के पोस्ट पर बना रहेगा तो बाला साहब ठाकरे के लिए एक तरीके की श्रद्धांजलि होगी। अब देखना यह है कि शिवसेना शिंदे गुट के लोग इस बात से समर्थन रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि शिंदे के खुद के पार्षद चाहते हैं कि बीएमसी पर कब्जा एक शिव सैनिक का होना चाहिए। वो शिव सैनिक कोई भी हो सकता है लेकिन जरूरी है कि शिव सैनिक ही पोस्ट संभाले। ऐसे में दोस्तों उद्धव ठाकरे और शिंदे को अपने साथ में आकर समझौता कर लेना चाहिए कि शिव सैनिक का झंडा लहराता रहे। आप लोग किस पर क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस के नेताओं की संगठन को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी पर हाईकमान ने सख्ती दिखाई है और हाईकमान ने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों को निर्देश जारी किया है और साफ तौर पर बोला है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ये बात सुनिश्चित करे कि कोई भी पार्टी विरोधी बयानबाजी में शामिल ना हो। और इसके लिए अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कड़ी चेतावनी जारी करते हुए पार्टी के सारे नेताओं को बोला है कि पार्टी आलाकमान को कोई भी गलत बयानबाजी नहीं चाहिए। आदेश आ गया है और जितने भी अध्यक्ष हैं उनसे बोला गया है कि बिल्कुल कोताही मत बरतिए और जहां भी लगे कि पार्टी विरोधी बयान दिया गया है उन पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों विक्रमादित्य के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर और रमेश धर्मानी ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया था। 3 मंत्रियों ने विक्रमादित्य के बयान पर असहमति जताई थी, जिसके बाद अब पार्टी ने किसी भी तरीके के उल्टे सीधे बयानबाजी पर रोक लगाने के लिए बोला है और चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर नहीं मानेंगे तो एक्शन फिर तगड़ा होगा क्योंकि ऊपर से पार्टी आलाकमान की ओर से पूरा छूट दिया गया है। साथ साथ नरेंद्र मोदी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर मौजूद थे। दोस्तों तिरुवनंतपुरम में नरेंद्र मोदी अपनी रैली के दौरान जनता से बात कर रहे थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वालों से मैं लगातार गालियां खाता रहता हूं लेकिन बच्चों से मुझे बहुत प्रेम मिलता है। यानी उनकी एक रैली में एक बच्चा नरेंद्र मोदी का पेंटिंग बनाकर अपने हाथ से लेकर आता है। नरेंद्र मोदी मंच से बोलते हैं कि मैं बच्चे के हाथ में पेंटिंग देख सकता हूँ, वो मुझसे बात करना चाहता है, मुझे पेंटिंग दिखा रहा है। वो बच्चा हाथ ऊपर करके खड़ा है, उसके हाथ में दर्द कर रहा होगा, ये पेंटिंग लेकर आ जाओ। यानी सिक्योरिटी के लोगों को पेंटिंग लाने के लिए नरेंद्र मोदी बोलते और कहते हैं नंबर पीछे लिख देना ताकि मैं आपको मैसेज कर सकूं, यानी चिट्ठी लिख सकूं। नरेंद्र मोदी का ये एक तरीका हर जगह देखने को मिलता है। दोस्तों पिछली बार 2025 में कम से कम दर्जनों बार नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा पेंटिंग दे रहा था। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी का पीआर टीम इस तरीके से ये पूरा एक ड्रामा करता है जो लगे कि जेन्युइन तरीके से एक बच्चा नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा प्रभावित है कि उनके लिए पेंटिंग बना रहा है और हर जगह एक ही तरीके का स्क्रिप्ट चलता है। तो लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी अब तो स्क्रिप्ट बदलना शुरू कर दो। हर बार आपको कोई बच्चा आकर पेंटिंग देने लगता है, हर बार कहते हैं कि मैं मैसेज तुम्हें लिखकर भेजूंगा। कितनी बार एक ही तरीके का स्क्रिप्ट पे काम करोगे? पीआर टीम जो काम करती है नरेंद्र मोदी के लिए, उनके लिए मैसेज है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि रील बनाने वाले मुझे गाली देते हैं, तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की जनता को इतना गुमराह क्यों किया कि अब रील बना बनाकर उनको देश की जनता पूरी तरीके से निशाने पर ले रही है। 91 रुपए $1 की कीमत पहुंच चुकी है और नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि उनकी लोग आलोचना भी ना करें। यानी गोदी मीडिया तो पूरी तरीके से कब्जे में है दोस्तों। सोशल मीडिया पर भी कोई रील ना बनाए, नरेंद्र मोदी की आलोचना ना करे। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो नरेंद्र मोदी को शुरू से लगता है कि वो एक अवतार है और उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर अपने आप को अवतार समझते हैं तो 2024 में जनता ने बता दिया था कि अवतार होने का घमंड बड़े बड़े का टूट गया। 2024 में नरेंद्र मोदी का भी टूट गया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा दोस्तों और राष्ट्रगीत से जुड़े हालिया विवाद को लेकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े हिस्टोरियन यानी इतिहास को विकृत करने वाले व्यक्ति हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने नेताजी को याद करते हुए संसद के बीते शीतकालीन सत्र में राष्ट्रगीत पर हुए चर्चा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने पिछले महीने संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उनकी पोल खुल गई थी। साथ ही राष्ट्रगान के इतिहास को विकृत तरीके से भी इन्होंने पेश करने की कोशिश
की और उन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती देश मना रहा है। उन्होंने 1937 में वंदे मातरम के बाद अंश को लेकर हुए विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे प्रधानमंत्री ने जानबूझकर दबा दिया था। इसके अलावा नेताजी के पौत्र और प्रसिद्ध इतिहासकार सुगत बोस ने लिखा है कि नेताजी ने 2 नवंबर 1942 को बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया था और जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में चुना गया था। रमेश के मुताबिक 2 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद फौज के नारे के रूप में जय हिंद को चुना था, एक ऐसा नारा जिसे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने कभी नहीं लगाया। रमेश ने कहा कि निश्चित रूप से वह नेताजी ही थे जिन्होंने 6 अप्रैल 1944 में सिंगापुर के अंदर एक रेडियो प्रसारण में सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और उनकी स्मृति और विरासत को प्रधानमंत्री व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रहे हैं, जिसका नवीनतम उदाहरण मनरेगा से जुड़ा हुआ है। यानी महात्मा गांधी का सम्मान जो सारे नेता करते थे, उनको आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी बोलकर संबोधित किया था एम के गांधी को, और एमजी नरेगा योजना में जो महात्मा गांधी शब्द है उससे बीजेपी को इतना नफरत है कि उस शब्द को हटा दिया गया। पूरे मामले को जोड़कर भाजपा को निशाने पर लिया गया। दोस्तों इसी के साथ में मध्य प्रदेश के धार में विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में वसंत पंचमी पर शुक्रवार को पूजा और नमाज एक साथ की गई। हिंदू श्रद्धालुओं ने सूर्योदय के साथ वाग देवी यानी सरस्वती पूजा की, हवन और पाठ सूर्यास्त तक किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त यानी सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त दिशा निर्देश गाइडलाइंस के अनुपालन करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने भी पूरी तरीके से सहयोग किया और नमाज 1 बजे से लेकर 3 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से चलती रही। भोजशाला परिसर के अंदर मस्जिद में निर्धारित समय पर नमाज अदा की गई। दोस्तों प्रशासन के द्वारा वज्र वाहन के माध्यम से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच परिसर के अंदर लेकर आया गया। 20 मिनट तक नमाज संपन्न होने के बाद सम्मानजनक तरीके से सभी लोग चले गए। कुल मिलाकर दोस्तों इसे लेकर विवाद चल रहा है, यानी भोजशाला को लेकर विवाद चल रहा है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नौकरी को लेकर संकट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। अमेजॉन कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी टॉप कंपनियों में से एक है दोस्तों, उसने हजारों कर्मचारियों की छटनी करने की बात कही है। इसे लेकर दुनिया भर के अंदर अब रोजगार के संकट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि समय रहते केंद्र सरकार को इस पूरे मामले पर सचेत होना चाहिए और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के नाम पर जो रोजगार देने की बातें की गई थी वो योजना भी पूरी तरीके से फेल हो गई। उसमें 5% 6% पैसा खर्च हुआ और बाकी सारा पैसा रखा रह गया। यानी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बातें चल रही थी, वो भी पूरी तरीके से एक ढकोसलेबाजी निकली। और अब जो दुनिया भर से अलग अलग देशों से खबरें सामने आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों से खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जॉब को लेकर जो संकट है देश के अंदर वो और ज्यादा गहरा सकता है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि समय रहते हैं सरकार को सचेत जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी बिहार में इन दिनों एक मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से तत्पर हो गई है। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के 6 ऐसे विधायक हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हो रखे हैं और कांग्रेस पार्टी के राज्य इकाई के द्वारा बुलाए गए बैठकों में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में दोस्तों ये 6 के 6 विधायक पार्टी की बैठकों में नजर नहीं आते तो राहुल गांधी की ओर से एक मैसेज भिजवाया गया और इन 6 विधायक को दिल्ली तलब किया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 10 राजाजी मार्ग पर शाम 4:30 बजे के आसपास एक बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में खड़गे के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद थे। दोस्तों इन सबने बैठकर विधायकों के बारे में चर्चा की कि आखिर विधायक पार्टी से संबंधित कार्यक्रम में क्यों नहीं आ रहे और जो ये खबरें चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के साथ में उनकी बातचीत चल रही है, इस पर भी चर्चा की गई। दोस्तों और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में एक बड़ा मौका है, सबको मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस के स्पेस को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हमें पार्टी को नकारात्मक राजनीति से बचना पड़ेगा और जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का हम लोग निर्माण करेंगे। और बिहार कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें जमीन पर उतरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्थानीय नेताओं को एक साथ काम करना पड़ेगा, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं साथ में खड़ा होने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने भी कहा कि जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी आप बताना, मैं साथ में आने को तैयार हूं। कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिहार के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि राज्य में नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ा मुद्दा है, गर्ल्स हॉस्टल में हुए कांड को लेकर भी इस मुद्दे पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के आवास पर विधायकों के नहीं आने पर राजेश राम ने कहा कि हमारे विधायक हमारे साथ में है, कहीं कोई भाग नहीं रहा। राहुल गांधी से सारे विधायकों की बातचीत हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। थोड़े बहुत आपस में दिक्कत है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के साथ में जाने का कोई मतलब भी नहीं है जो अफवाहें मीडिया में फैलाई जा रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
जी राम जी कानून यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान शुरू कर रही है। कर्नाटका के बाद तमिलनाडु विधानसभा के अंदर भी जी राम जी कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। मनरेगा में कांग्रेस को एसआईआर जैसा पोटेंशियल लग रहा है और ये बात अलग है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार चुनाव में उस तरीके से पार्टी भुना नहीं पाई जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे। राहुल गांधी ने संकेत दिया है रायबरेली के अंदर की मनरेगा योजना को लेकर यानी वीबी ग्राम जी योजना लाकर मनरेगा को हटाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी इस पर जोर शोर से आगे बढ़ेगी। रायबरेली में मनरेगा बचाओ चौपाल में राहुल गांधी ने किसानों को एकजुट होने के बाद अब मजदूरों से भी एकजुट होने की अपील की। ऐसे में दोस्तों जो अपडेट है उसके अनुसार बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर एक बार फिर से जोरदार तरीके का हंगामा करेगी और ग्राम जी कानून वर्सेस मनरेगा कानून इस बार संसद सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनेगा। और राहुल गांधी खुद भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। लगातार बैठकें चल रही है, कभी कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी मौजूद रहते हैं, कभी दिल्ली में इंदिरा गांधी भवन में पंजाब के नेताओं से बात करते हैं, कभी केरल के नेताओं से बात होती है, कभी बिहार के अभिनेताओं से कल ही बातचीत हुई है। तो कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और पार्टी कहां पर किस तरीके से मजबूत होगी इसके लिए अभियान भी लगातार राहुल गांधी चला रहे हैं। दोस्तों साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से कई महीने पहले राजनीतिक दलों ने सियासी लड़ाई को अब जमीन से उठाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया है। मेटा और गूगल की पॉलिटिकल एड लाइब्रेरी के आंकड़े से पता चलता है कि सिर्फ एक महीने में राज्य के अंदर डिजिटल प्रचार पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने ऑनलाइन विज्ञापन खर्च में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अप्रैल 2026 में होने वाले संभावना के बीच में चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी तो नहीं की है, लेकिन इंडिया टुडे के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT टीम के द्वारा मेटा और गूगल की सार्वजनिक एड ट्रांसपेरेंसी लाइब्रेरी के विश्लेषण से पता किया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विज्ञापनों का दौर तेजी से बढ़ रहा है। हजारों विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब हर जगह पर 6 करोड़ 38 लाख रुपए तक के गूगल के विज्ञापन लगाए गए हैं। कुल मिलाकर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी पीछे नहीं चूकने वाली है। दोस्तों बीजेपी वाले जितना पैसा खर्च करेंगे ममता बनर्जी उससे 2 गुना पैसा खर्च करेंगी, तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में डटकर मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मशहूर उद्योगपति साबू एम जैकब के नेतृत्व वाली 2020 पार्टी गुरुवार को आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई। 2026 के आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले गठबंधन को केरल में पारंपरिक राजनीतिक यानी एलडीएफ और यूडीएफ को चुनौती देने के लिए उठाए गए एक बड़े कदम के तौर पर देखा गया। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम में मौजूद थे। साबू एम जैकब से मुलाकात उन्होंने की। 2020 का एनडीए परिवार में गर्मजोशी से स्वागत करता हूं, यह बयान नरेंद्र मोदी ने दिया। 2020 पार्टी का नेतृत्व किटेक्स गारमेंट्स के मैनेजर डायरेक्टर साबू एम जैकब करते हैं। किटेक्स गारमेंट देश की जानी मानी रेडीमेड गारमेंट्स कंपनी में से एक है जो बच्चों के कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है। 2020 पार्टी का आधार एर्नाकुलम जिले के किचकम्बलम इलाके के अंदर है। यह पार्टी 2015 में स्थानीय चुनाव में सक्रिय हुई थी। फिलहाल 2020 की मौजूदा 4 पंचायतों में दावेदारी है जहां उसने विकास और कल्याण आधारित मॉडल लागू करने का एक दावा किया है। साबू जैकब ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन और भ्रष्टाचार से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एलडीएफ और यूडीएफ से इतर एक नया गठबंधन बनाने को लेकर केरल में प्रयास कर रही है और बड़े बड़े बिजनेसमैन की पार्टियों से भी हाथ मिला रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जहां पर केरल के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने मंगलवार को राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री और बेंगलुरु उत्तर के सांसद शोभा करंदलाजे को अप्रैल में होने वाले चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है और बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी केरल के विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय महासचिव को आगे किया है। विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे पार्टी को सह प्रभारी के तौर पर आगे बढ़ाएंगी। बीजेपी वाले केरल और तमिलनाडु के अंदर सरकार बनाने को लेकर सपने देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि गठबंधन तो बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ बीजेपी के लोग बनाकर एक नए तरीके का छत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया सा बड़ा अम्ब्रेला बनाने की कोशिश गठबंधन को लेकर की जा रही है। साथ साथ नोएडा के कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और जब ये ईमेल मिला तो उसके बाद बच्चों को घर भेजा गया। पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी किया दोस्तों और कुछ निजी संस्थानों के परिसर के अंदर गहन तलाशी भी की, जबकि साइबर अपराध की एक टीम को धमकी भरे ईमेल का तकनीकी विश्लेषण करने के लिए बोला गया। इससे पहले भी कई सारे स्कूलों को दिल्ली एनसीआर में लगातार धमकियां मिलती रहती है। सवाल ये उठता है कि ये कौन ईमेल बनाकर धमकियां दे रहा है? क्या ये एक पूरा मॉड्यूल है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कभी दिल्ली में लगातार कई सारे स्कूलों को धमकियां मिलती है, कभी दिल्ली से सटे नोएडा के अंदर एनसीआर क्षेत्र के अंदर इस तरीके की धमकियां मिल रही है। साथ साथ
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी शुल्क के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान हो रहा है को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दोस्तों, उन्होंने अपनी कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने देना चाहिए बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ एक ऐसा व्यापार समझौता होना चाहिए जिसमें भारतीय व्यवसाय और मजदूरों को तवज्जो मिले। राहुल गांधी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है, जबकि बीजेपी सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोल रही है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इस पूरे मामले पर आनाकानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जनता और खासकर जो मीडिया वाले हैं, कुछ गोदी मीडिया वालों को छोड़ दे तो कुछ से उम्मीद जो लोग करते हैं वो भी 50% के ट्रंप के टैरिफ पर कुछ ना बोले और ट्रंप के टैरिफ के कारण अच्छा खासा नुकसान देश को हो रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है जब ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के अंदर जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी बातें सबके सामने उठाई जाए। राहुल गांधी अब कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी अब आने लगी है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।